वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ द रमेश चंद्रा शो ऑफ schooljournal.com। आज इस सेकंड सेशन के एक सेकंड एपिसोड में हम लोग लेकर के आए हैं कल्पना चौहान जी को, जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, टीचर्स ट्रेनर हैं और बहुत सालों से एजुकेशन सिस्टम में वर्क कर रही हैं। और मैं चाहूंगा कि इस बार आप एक डिफरेंट डोमेन से आए हुए लोगों के क्या विचार एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करें। नॉर्मली होता क्या कि जो भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब एक ही डोमेन में पिछले 15 साल 20 साल से एक ही डोमेन में वर्क कर रहे होते हैं, एजुकेशन में होते हैं या स्कूल सेक्टर में होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट डोमेन का पर्सन जो होता है वो पूरे सिस्टम को एक अलग निगाह से देखता है। तो शी इज बेसिकली MBA फ्रॉम हैदराबाद and she has done his master's यानी MSc in business studies from Ireland, Dublin। तो अभी इनका क्या व्यू है मैम का, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं। कल्पना जी, वेलकम टू द शो। Thank you so very much, Ramesh Chandra ji. It's an honor to be on your platform, and I've been viewing all your videos. आप जो अच्छा काम कर रहे हैं education के field में, I'm sure you will keep continuing it, and many will be benefited through it. So I'm really honored to be on this show today. कल्पना जी, जैसे मैंने आपसे कहा, अभी मैंने बताया दर्शकों को कि आपका एक डिफरेंट डोमेन से एंट्री हुई है एजुकेशन सिस्टम में। तो अभी आपने MBA किया, फिर हैदराबाद से, और फिर उसके बाद आपने MSc किया इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ डब्लिन, आयरलैंड से। तो अभी आपने दुनिया को अलग तरीके से देखा हुआ है, फिर आप एजुकेशन सिस्टम में आ गई हैं, और एजुकेशन सिस्टम में आकर के आपने बहुत सारे इंडियन सिस्टम के लिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए वर्क किया। तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप देखती हैं कि फ्रॉम पास्ट टाइम इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व कर रही है, और फॉर द टाइम आगे आने वाला टाइम पे और पास्ट टाइम में भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे आप देख पा रही हैं? आप प्लीज इस पे अपनी बात रखिए। All right, sir. So you have asked a very interesting question about educational evolution process with regards to Indian system. तो इंडियन सिस्टम के एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द ह्यूमन्स इवोल्यूशन प्रोसेस। लाइक ह्यूमन हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम वेयरिंग लीव्स टू वेयर fashionable stitched clothes and now wearing mask as well. The entire evolution process was not that easy. Lot has to be learned, lot has to be unlearned in the whole process. So जब हम educational evolution की बात करते हैं तो इसको थोड़े से हम different views में लेके चलेंगे, इसकी macro understanding लेंगे और micro भी लेंगे। Macro understanding की जब हम बात करेंगे, so initially what we understood that the teachers would teach the way they were taught with little regards to varying student needs. But the world changed when giants like Howard Gardner, Maria Montessori, and Benjamin Bloom came into existence. And they proposed their own theories, models, and definitions about how a teacher should be. So they offered an agile teacher model. Then came different coaches, speakers, and teacher trainers who adapted that method and started catering to varied student needs. उन्होंने बच्चों के शूज में जाके कैसे पढ़ाया जाए उस पर बात करना शुरू किया। फिर एक थर्ड वेव आई इवोल्यूशन प्रोसेस में, एजुकेशन के इवोल्यूशन में, विच वॉज डिसरप्टिंग द एग्जिस्टिंग पेडागोजीज, जिसमें जो भी पहले से सिनेरियो चला आ रहा था उसको डिसरप्ट करने की बात की गई। एंड इट हैपेंड विद द वेव ऑफ MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आज की डेट में अगर किसी भी इंडिविजुअल को कुछ सीखना है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ऑनलाइन वेयर दे कैन गो एंड दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एंड लर्न व्हाटएवर दे वांट टू। सो अब अगर हम इसको K-12 सेगमेंट के डोमेन में देखते हैं, सो वी हैव गॉन थ्रू अ ह्यूमंगस शिफ्ट। सबसे पहले हमने चॉक एंड टॉक मेथड फॉलो किया, देन वी मूव टू ब्लैक बोर्ड्स, देन ग्रीन बोर्ड्स, एंड नाउ वी आर यूजिंग व्हाइट बोर्ड्स ऑल्सो. So the entire evolution was not easy for teachers, not even for students. Teachers had to unlearn, relearn, and then, upscale themselves to a level wherein they can understand the varied student needs. आज जब हम NEP की बात करते हैं, very soon it's going to be implemented in our schools, maybe in couple of years, definitely by couple of years it will be implemented. So when that will be implemented, whatever terms it has been, proposing, be it blended learning, be it experiential learning, be it अंडरस्टैंडिंग वेरिड स्टूडेंट नीड्स, जिसमें हम वैक लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें अब टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, दैट दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्फ सो दैट दे वुड सर्वाइव, एंड नॉट ओनली सर्वाइव, दे वुड शेप the future brains. So the entire evolution has not been very easy.
जैसे ह्यूमंस के एवोल्यूशन में हम आज जो हैं और जो हमारे पूर्वज थे, जो आदि मानव से हमने आज तक का जो रास्ता देखा है, ये भी आसान नहीं था. तो the same ways the education evolution process is not easy, but there are lot many tools available nowadays how we can together make it easy for everyone. वेरी वेल सेड मैम. बहुत अच्छी बात आपने बताई इसमें. लेकिन आप एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, एकेडमिक आप राइटर हैं यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सालों से आप इन्वॉल्व हैं टीचर्स ट्रेनिंग में भी. तो अभी ये जो एवोल्यूशन आपको एजुकेशन सिस्टम का आपने बताया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या इसमें टीचर्स भी अपने आप को इवॉल्व करके कुछ डिफरेंट तरीके से लेकर के आते रहे? इसके बारे में आप क्या कहेंगी मैम? सर, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने. जब टीचर्स के एवोल्यूशन की बात आती है, सो is the time when teachers have also understood the fact that for NEP to be implemented and for technology to be here, they need to upgrade themselves to a level so that they can deliver as per the demand of the market. तो आज के evolution में अगर हम देखें तो पहले 90s में हम क्या observe करते थे कि smart class जब आए तो teachers exactly started fumbling. They were like, how to use these smart classes? This is not my cup of tea. There were few teachers who showed some kind of apprehension, but gradually they started picking it up and they understood the importance of smart classes because ये visual learners को बहुत impact करता है. जो चीज हम एक चलचित्र के माध्यम से देखते हैं वो हमारे brain में एक आसानी से retain हो जाती है. So it became a tool. So it was a very handy tool for teachers and they gradually accepted it in early 20s. तो जब 2000 और 2001, 2003 की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, ड्यूरिंग दैट टाइम टीचर्स स्टार्टेड फॉलोइंग इट. देन केम द एरा ऑफ CCE एंड देन थिंग्स लाइक दैट हैपेंड. तो उस एवोल्यूशन के प्रोसेस में भी कि जब हमसे कहा गया कि बच्चों का क्रिएटिव और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट करना है, देन अगेन इट वाज अ वेरी टफ टास्क फॉर टीचर्स टू डू. Whether it was fine or not, let's not get to that mode, but that was also part of the evolution process. And now is the time of NEP, जिसमें हमें लगभग 3 decades लग गए इंडिया को अपनी नई शिक्षा नीति लाने में. तो जो नई शिक्षा नीति है, इसमें भी जो चीजों पर बात की गई है, स्पेसिफिकली कीपिंग टीचर्स इन व्यू. नाउ दे आर फ्लैग बेयरर्स. सो उनको क्या करना है कि दे हैव टू प्रमोट blended learning because technology is here to stay and it is very well summed up by new education policy. अब वो blended learning कैसे की जाए, WAC learners कैसे cater किया जाए कि जो वीडियोस हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स हैं जो सुन के सीखते हैं. देयर आर सम लर्नर्स इन आवर क्लासरूम्स हु आर एस्थेटिक लर्नर्स हु अंडरस्टैंड बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स. कुछ हमारे ऐसे बच्चे होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके माध्यम से उनको ज्यादा समझ में आता है. सो कीपिंग एवरी लर्नर इन सेंटर. नाउ टीचर्स रोल इज वेरी मच क्रिटिकल. दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्फ टू अ लेवल बेस्ट wherein they can teach the way the students are learning. Students find more comfortable. So अब teachers का काम है to act as a facilitator. यहाँ पर teachers नहीं, they need to create an environment wherein students would be doing everything on their own, right from doing the activity, right from starting up the concept and then doing it themselves. अब ये होगा कैसे, इस पर हम डिटेल में अभी आने वाले टाइम बात करेंगे. अभी जो और क्वेश्चंस पुट अप होंगे उसमें हम अच्छे से इसको डिटेल में लेके चलेंगे. बट ओवरव्यू अगर मैं बोलूं एवोल्यूशन का, टीचर्स के एवोल्यूशन का, तो वो एक फैसिलिटेटर का सूट पहनना है उनको, जिसमें सारा काम बच्चे करेंगे और टीचर्स एक गाइडलाइन देके उनसे करवाएंगे. अब अगर मुझे बच्चे को चाय बनाना सिखाना है तो मैं खड़े होके उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी कि बेटा पहले आप गैस ऑन करो और उसके बाद आप उसमें एक वेसल रखो, उसमें आप क्या डालो, क्या करो. आई विल नॉट गिव दोज इंस्ट्रक्शंस. आई विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयरइन द स्टूडेंट विल हैव थोड़ा ऑफ things available which he or she can use to get that task done. ये मेरा facilitator का role होगा and the child will be doing it himself. Once he will be able to do it across the entire process, then he will be more confident learner. वो चीज उसके दिमाग में हमेशा रहेगी क्योंकि उसने वो करके सीखा है. तो वो कैसे करे इस पर हम डिटेल में आने वाले टाइम में बात करेंगे. वेल सेड मैम, बहुत अच्छी बात है. टीचर्स तो हमेशा ये करते रहे, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव और नई चीजें करके लेकर के आते रहे. तो इस पेंडेमिक में भी उन्होंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है. लेकिन अभी मैं ये देख पाता हूँ कि मैं पिछले 20 सालों से एजुकेशन सिस्टम में हूँ और 90% स्कूल में, 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन मोर देन 90% स्कूल्स ऐसे हैं जो आज से 30 ईयर से या 40 ईयर से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, या उससे भी पहले कह लीजिए, जो हमारी जो मेथोडोलॉजी चल रही थी एजुकेशन की, उसी को वो फॉलो कर रहे थे. कुछ नया करने की कोशिश कई बार होती थी तो भी पेरेंट्स की तरफ से रिवर्ट आ जाता था.
कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चे की एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर पाते हैं, हम उसके नंबर गेम को ही लेकर के पड़े रहते हैं। तो आने वाला टाइम चीजें बदल रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, सब कुछ बदलने की स्थिति में है और हम ग्लोबल हो रहे हैं। हम अब ये नहीं सोच सकते कि हमारा एक पर्टिकुलर सिटी का बच्चा वहीं पर कॉम्पीट करेगा, उसके लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो ओपन मार्केट है। तो अभी ऐसे टाइम पे बच्चे के अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट आप देखते हैं, या बेटर टू से जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए? You have actually hit the nail, Chandra ji, by saying that now we are going global. So when we are going global, the competition is also being enhanced for our students. कल के जो बच्चे पढ़े हुए थे और जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पे प्रेशर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हमारे टाइम की जो स्टडीज थी, that was not that competitive. Now it's a kind of cutthroat competitive world wherein you need to have holistic development to survive in this world. हमारे पास ऑप्शन भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, बट अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं तो उसके साथ थ्रेट्स भी आते हैं. सो नाउ वी आर एक्सपोज टू एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वन इज ब्लेंडेड लर्निंग. सो अगर हम बात करें आज की डेट में, करंट टाइम्स में अपने बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे दिया जाए एज इंस्टीट्यूशंस, देन first of all we need to ensure that we have enough of extracurricular activities within the जो हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, उस टाइम टेबल में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जगह दी जाए. वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट wherein teachers would interact with their respective students. It can be done by class teacher. For example, if a child is being bullied by gang of other students who are quite notorious, so is the child capable enough to take over this problem to the concerned department and get it solved himself, or the child requires his parents help? तो क्या हम बच्चों को उस तरह से तैयार कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसको कैसे उसको रिएक्ट करना है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम योरसेल्फ? आर वी मेकिंग देम दैट मच कॉन्फिडेंट? we can talk about good touch and bad touch, things like that. So are they ready for life challenges? हम life skills को कैसे develop करें, उस पर बात करने की जरूरत है. तो institutions need to create an environment wherein students get more opportunity. अब ये होगा कैसे? एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको दूं. When we talk about life skills, we are talking about their confidence, we are talking about their negotiation skills, we are talking about their problem solving skills, lot many things involved. So अब अगर हमें बच्चों को ये सिखाना है तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि what teacher can do is teacher can offer them a comprehension. आप उनको एक कॉम्प्रिहेंशन दीजिए और एक सेट टाइम दे दीजिए कि आपको 10 मिनट के लिए इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, एंड देन यू नीड टू कम अप विद 3 HOTS questions. When I'm saying HOTS question, it has to be high order thinking questions. अब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस फ्रेम कैसे किए जाएंगे? मान लीजिए कछुए और खरगोश की कहानी हमने बच्चों को सुनाई हुई है, इससे हम सभी परिचित हैं, मैं आपको इसीलिए इसका एग्जांपल दे रही हूँ. अगर मैं बच्चों से पूछूं कि कछुए और खरगोश की स्टोरी में अगर आप तीसरा कैरेक्टर होते तो आप क्या करते, तो ये हो गया एक हॉट्स क्वेश्चन. तो इस तरह के हॉट्स क्वेश्चन आपको उनसे रेडी करवाने हैं. तो अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, दे नीड टू कम अहेड विद 3 हॉट्स क्वेश्चंस. देन द टीचर विल फनल दोस 3 बेस्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ दोस 120 क्वेश्चंस, जो कि 40 बच्चों ने 3-3 दिए, तो 120 क्वेश्चन आ गया. अब उस 120 क्वेश्चंस में से जो 3 क्वेश्चन होंगे वो हॉट्स के बेस्ट क्वेश्चंस पूरी क्लास को आंसर करने हैं. अब होगा क्या कि चिल्ड्रन विल पुट अप देयर ब्रेन इनटू द थॉट, जो भी कॉम्प्रिहेंशन आपने दिया, अब वो अपने थॉट के हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड दे रहे हैं. तो होगा क्या, देयर माइंड विल स्टार्ट फंक्शनिंग. इट इज वेरी वेल सेड बाय समवन दैट आवर माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स, इट ओनली फंक्शन व्हेन इट इज ओपन. सो हियर वी आर ऑफरिंग देम अ सिनेरियो वेयरइन देयर माइंड इज ओपन. अभी तक हम क्या करते थे, हमने जो चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस है बुक के पीछे वो लिखवा दिए, बच्चों ने मगअप कर लिया और कर दिया. एग्जाम्स में कुछ ने वॉमिट कर दिया, कुछ भूल गए तो आधा अधूरा लिख के आ गए. बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. सो वी आर ऑफरिंग देम अ सिनेरियो विद इन द क्लासरूम. अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन होगा ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा. Apart from that, when we talk about enhancing extracurricular activities, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि कभी रोल प्लेस करा लीजिए, कभी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन उनको दे दीजिए. if you are in the glaciers,
व्हाट वुड यू डू? हमारे आर्मी मैन कैसे रहते हैं, अगर आप वहां पर होंगे तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे? सो थिंग्स लाइक दैट, ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कम अप विद देयर क्रिएटिविटी. And when we talk about holistic development, it's all about socio-economical development, physical development, mental development, and their creative development. It's nothing but adding to those 21st century skills, जिसमें 4 बेसिक स्किल्स पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और इनफैक्ट एनईपी भी इस पर बहुत ध्यान दे रहा है. दैट इज क्रिएटिविटी, communication skills, critical thinking skills, and collaboration. How to work cohesively, how to work with teams. हम हमारे स्कूल में बच्चों को ज्यादा रूम नहीं देते कि हम ग्रुप्स में स्टडी करें, बट आने वाले टाइम में क्या है कि स्कूल से बाहर जाके बच्चा कहीं ना कहीं जॉब करेगा, और जहां जॉब करेगा वहां उसको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. सो we need to prepare them today for the future problems, that you need to work with people, work through people. So how, when they do it within their classrooms, within their group mates, they start evolving better. So that is how their holistic development can take place, and institutions need to take a very strong initiative about that. वेल सेड मैम. दैट मीन्स कि टीचर को अभी वो अपना जो पुराना माइंडसेट है, बहुत सारे टीचर अगर इसको देख रहे होंगे तो कुछ हो सकता है एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी रखे हैं हमारे शो को लेकर के, लेकिन ये हार्श रियलिटी है कि टीचर नॉर्मली जब बच्चे को क्लास में पढ़ाता है तो यही बोलता है कि बेटा जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वही टेस्ट में आपको लिखना है. अगर आप उससे कुछ डिफरेंट लिख रहे हैं तो फिर वो गलत होने वाला है. तो ये जो हमारी मेथोडोलॉजी रही है, जो हमारा पीयर प्रेशर कह सकते हैं बच्चे को लेकर के, कि आपको वही लिखना है जो आपको क्लास में लिखाया गया है, तो कभी भी बच्चे की डायमेंशंस हमारी डेवलप हो ही नहीं पाई. थिंकिंग की जो डायमेंशंस थी वो डेवलप हो ही नहीं पाई है. ऑल्दो टीचर्स ने पूरी पैंडेमिक के टाइम में बहुत अपने आप में चेंज किया है. दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर. ये थ्योरी कही तो जाती थी, लेकिन अब इस टाइम में ये प्रूव करना पड़ गया कि टीचर्स शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर. उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी इस पैंडेमिक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था. ऑल ऑफ सडन आपको ऑनलाइन क्लासेस, जूम और ये बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले. तो बहुत सारे टीचर्स ने इसमें स्ट्रगल भी किया और कुछ लोगों ने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी भी गेन किया कि बहुत कुछ लर्न करने को उनको मिल गया, कुछ नई चीजें सीखने को मिल गई. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स लॉन्च हो गए. टीचर्स ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी बना डाले. जो फर्स्ट टाइमर थे, पहली बार चीजों को देख रहे थे, उन्होंने लाइफ में कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट, वीडियोस कभी बनाए नहीं थे. तो अभी आप क्या सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, और अगर कोई भी चीज खत्म भी होती है तो उसके बाद भी उसका एक मिडवे कहीं ना कहीं रह जाता है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उसका ऑनलाइन क्लास का कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा. विंटर वेकेशंस को आप यूज कर सकते हैं, समर वेकेशंस को आप यूज कर सकते हैं, रेनी डे है तो रेनी डे के होने की वजह आप ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं. ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. ये खत्म नहीं होने वाला, ये लॉन्ग लाइफ में रह जाएगा, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बच्चों को भी मिलेगा और टीचर्स को भी एक ऑप्शन मिल जाएगा. टीचर किसी कारण से अगर नहीं आ पा रहा तो उसकी क्लास मिस नहीं होने वाली है. दूसरे ऑप्शंस पे जाकर के हम उसको क्लास में एंगेज कर सकते हैं. तो अभी आप मुझे ये एक बड़ा टाइम, आने वाले टाइम पे ये चीजें फ्लरिश करेंगी और टीचर्स को इस पे आगे भी काम करने की जरूरत है. दो टीचर हुआ थिंकिंग के भी पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो हम वापस में रूटीन में आ जाएंगे. डेफिनेटली दे विल कम टू द रूटीन, लेकिन फिर वहां पर भी ये उनके लिए ये होगा कि एक मिक्स्ड मोड ऑफ एजुकेशन चलेगी ही चलेगी. सो व्हाट यू विल सजेस्ट कि जो आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके लेसन्स को थोड़ा सा और फनी कैसे बना सकते हैं, कैसे एंगेजिंग बना सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासरूम और अच्छी बच्चे को लगे, और वो सिर्फ ये ना लगे कि हमने वीडियो ऑफ करके देख लिया. थोड़ा सा एंगेजमेंट बच्चे का बढ़ जाए, कैसे फन उसके लिए लेसन्स में आ जाए. प्लीज फोकस ऑन दिस. क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट हमारे जो टीचर्स फ्रेटर्निटी है वो इस समय इस चीज से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं डेली बेसिस पे कि क्या क्या किया जाए. सो वेरी बेसिक थिंग इज दैट दे नीड टू वर्क मोर ऑन लेसन प्लानिंग. जब आपके पास एक इफेक्टिव लेसन प्लान होगा, इट विल बी ब्रोकन अप इन डिफरेंट पार्ट्स, जहां पर आपको पता होगा कि मुझे ओपनिंग कैसे करनी है, हाउ आई नीड टू वार्म अप माई स्टूडेंट्स फॉर द एंटायर सेशन. अगर मेरे पास 40 मिनट का पीरियड है तो उस 40 मिनट के पीरियड में मैं बच्चों को एंगेज करने के लिए वार्म अप कैसा दूं, wherein they can connect with the previous knowledge and they can have some interest in today's session. So warm up में आप कोई चुटकुला भी सुना सकते हैं with regards to the particular topic. It can be any information or it can be at times a question also, a thought provoking question. मान लीजिए मुझे आज LCM पढ़ाना है अपने क्लास में, क्लास 3rd में या क्लास 4th में. अब मुझे ये पता करना है कि क्या बच्चों का इंटरेस्ट है इसमें या नहीं, बच्चे उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, आर दे रेडी फॉर इट और नॉट. सो व्हाट आई कैन आस्क इन माय वार्म अप क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी द टेबल ऑफ 3 and 5?
स्टूडेंट्स विल बी वेरी हैप्पी, अरे मैम ने कितना आसान सा सवाल पूछ लिया. बट व्हाट विल हैपन इज व्हेन दे विल स्टार्ट काउंटिंग द टेबल्स ऑफ 3 and 5, they will start talking about the multiples of 3 and 5, and then it will be very easy for me to tell them एलसीएम. मैं उनसे बोलूंगी कि अच्छा सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगी कि भाई 3 के मल्टीपल्स बताइए. एवरी चाइल्ड विल स्टार्ट आंसरिंग 3, 6, 9, 12, 15 and so on, and then again 5 ka 5, 10, 15, 25, 30. So then I will ask the whole class, where are they meeting next, where exactly are they meeting on the very first time. So then they will tell me, ma'am, it's 15. So हुआ क्या कि मैंने उनको एलसीएम अभी पढ़ाया नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, बट दे केम अप विद देयर ओन आंसर एंड I'll clap for them that you have got the answers. So if a child is running at a speed of 3 kilometer per hour and another is running at the speed of 5 kilometer per hour, where would be they meeting first? So what would be the LCM of 3 and 5? So they have got the answers on their own. उसके बाद क्या होगा कि चिल्ड्रन हैव गेन्ड सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यस आई हैव ऑलरेडी डन इट, इट्स वेरी इजी टॉपिक. उसके बाद आप उनको डिटेल में जैसे पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका तरीका है, यू कैन कंटिन्यू दिस क्लास इन योर ओन फैशन. सो दिस इज वन example I have given you. Apart from that, to track students' progress in an online class, there are lot many tools available nowadays. अगर आपने Kahoot के बारे में सुना हो, Kahoot एक वेबसाइट है जिसमें आप बहुत सारी वर्चुअल गेम्स खिला सकते हैं बच्चों को, क्विजेस कंडक्ट करा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट mentimeter.com wherein you can have इनपुट्स फ्रॉम एवरीवन. अब उसमें उसकी ब्यूटी ये है कि जब आप mentimeter.com पे एज टीचर एक डिजाइन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपने जो लाइन अप किया है, तो उसमें बच्चों का जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको एक वर्ड पार के फॉर्म में दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में एंटर होते ही बोलिए, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? There will be few students who are like sad, there will be few I'm very happy, I'm energetic. So एक word cloud बनता चला जाएगा जैसे जैसे वो response देंगे. So it becomes very easy to get them in grip when you use these tools, क्योंकि online sessions में वो एक human touch बहुत missing रहता है, and that is something all of us are missing. I being an educator, I meet a lot of teachers and students virtually, and their only pain is that मैम हम मिल नहीं पा रहे हैं बच्चों से, या टीचर्स को सामने देख नहीं पा रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा पढ़ाई का. सो इसमें एक ह्यूमन एस्पेक्ट आपको ऐड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन एस्पेक्ट, बट इट इज अ वेरी हैंडी टूल फॉर अस. जैसा कि चंद्रा जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया क्वेश्चन पूछने से पहले कि जब बारिश के दिन होंगे या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, जब बच्चे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तब भी हमारी क्लासेस रन हो पाएंगी. सो टेक्नोलॉजी का फायदा लेना है हमें. इसके लिए हमें ये सारे टूल्स, ये सारे जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इनको जब हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा. अब हमारे टीचर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन चीजों से हम एक्सपोज कभी थे नहीं, एकदम से पैंडेमिक सिचुएशन आई और हम सबको रातों रात उस पर मास्टर बनना पड़ा. कुछ लोगों ने कर भी लिया, कुछ नहीं भी कर पाए, कुछ आज भी सीख रहे हैं. सो देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट आई एम अ लर्नर, बिकॉज एवरीवन इन दिस लाइफ इज अ लर्नर. जो कहता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वो सबसे बड़ा फूल है. So when we are lifelong learners, we need to adapt these tools to make our classrooms more live, more engaging. And the more involvement you have from your children, the better learners they will become. तो आप वहां पर एक फैसिलिटेटर के शूज में आ जाएंगे. सो आई एम श्योर कि अगर आप ये टूल्स कुछ यूज करते हैं तो आपके क्लासरूम्स में जो एंगेजमेंट है बच्चों का, वो उनके इनफैक्ट कैमरास भी खुलने शुरू हो जाएंगे. सो स्टार्ट अप्लाइंग इट एंड आई एम श्योर यू विल रीप द बेनिफिट्स. वेल सेड मैम, बहुत अच्छी बात है. जैसे ये आपने बताया कहूत है, नियरपॉड है, और भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो टीचर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं और क्लास को एंगेजिंग बना सकते हैं. क्योंकि नॉर्मली होता क्या रहा है, क्योंकि टीचर्स भी अभी उस लेवल पे ट्रेंड नहीं थे कि, और इनफैक्ट बेटर टू से दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज चैलेंजेस. ऑल ऑफ सडन आ गया, टूल्स भी उनके पास नहीं थे, बहुत सारे लैपटॉप लोगों के पास नहीं थे, स्कूल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे उन चीजों के लिए. तो अभी आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीजें ग्रो करेंगी और लोग टूल्स और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने की कोशिश भी करेंगे, कर भी रहे हैं. बहुत सारे स्कूल्स ने किया भी है और बहुत जगहों पर एक्सेप्टेंस अभी नहीं है, तो टाइम बीइंग वो धीरे धीरे आती चली जाएंगी. ये एक कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अभी का जो हमारा वो एक ट्रांजिट पीरियड से गुजर रहा है, जो एक ऑनलाइन, और अगर एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हम इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं अभी आज की तारीख में. One is the offline mode of education, another one is the live mode of education system, and next one is the online mode of education system. So basic difference between all these three is offline, जो हम normally जैसे पढ़ाया करते थे वैसा वो पूरा सिस्टम है.
जो आपका लाइव मोड ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, मतलब जितने भी लाइव वीडियोस आपको दिखते हैं इसमें टीचर बना करके आपको भेज देता है, जो लॉन्ग लाइफ आगे भी आपको वही वर्क करने वाले हैं, कभी भी चीजों को रिवाइज करने के लिए देखने के लिए आप देख सकते हैं उसको। और एंड द थर्ड वन इज ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। दैट मीन्स अगर देखें तो ये आने वाले टाइम पे ये तीनों तरह की एजुकेशन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। लाइव मोड ऑफ एजुकेशन भी होगा, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन भी होगा, और आपको ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन भी सिस्टम चलेगा। मैम यू हैड वर्क विद जी लर्निंग एंड नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम, ग्लोबल क्लासरूम, आपने इन सब के साथ वर्क किया है। ये लीडर्स रहे हैं एजुकेशन में ही नहीं, इनोवेटिव एजुकेशन को आगे लाने के लिए। नॉर्मली कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट अपने बहुत सारे कामों में बिजी होती है, सरकार की पॉलिसीज को आने में, डिस्कस करने में पूरा देश उसमें इन्वॉल्व होता है चीजों को लेकर के, इसलिए कई बार टाइम लग जाता है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे स्मार्ट क्लास आई थी एक पर्टिकुलर कंपनी में, किसी कंपनी को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने तो किया इसको कि ऑनलाइन क्लास के लिए वो कुछ एक सिस्टम लेकर के आए। फिर उन्होंने स्मार्ट क्लास का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो नॉर्मल बुक की लर्निंग होती थी उसको नेक्स्ट एजुकेशन ने एक अलग लेवल पे लिया, एक्सीड आई, फिर ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने एक डिफरेंट तरीके से लर्निंग को वहां पर अडॉप्ट कराया। बहुत सारे कंपनीज ऐसी भी हैं जो बच्चों के स्पोकन को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के क्लासेस वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी बीच में एक डिस्कशन में था मधुबन बुक्स से, आप भी मेरे ख्याल से एसोसिएटेड हैं उनसे जी, तो जी। आप लोग भी बहुत कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो एजुकेशन के लिए कुछ इनपुट अच्छा डाल रही हैं। और एक जो वर्ड आपने भी 2 बार 3 बार यूज किया, दैट इज द ब्लेंडेड लर्निंग। तो मैं चाहूंगा जब आपने 2 बार 3 बार यूज किया इस वर्ड को, तो एक बार आप इस पे फोकस करें कि आने वाले टाइम पे क्या इसका स्कोप है और क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं ब्लेंडेड लर्निंग के। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इनफैक्ट ये एक ज्वलंत मुद्दा है जो आपने अभी उठाया है। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग एंड इट्स स्कोप, इट्स ह्यूमंगस। क्योंकि आज जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं, हियर द सिचुएशन इज जस्ट रिवर्स्ड व्हिच वी हैड नेवर इमेजिन्ड बिफोर। एक साल पहले हमें पता नहीं था इस टाइम पे कि ऐसा कुछ होगा, या हम इसके करता धरता बनेंगे और इसको पार लगाएंगे। बट let me tell you one thing, that blended learning is here to stay. अब ये है क्या, पहले इसको हम एक लेमैन्स लैंग्वेज में समझेंगे। blended learning is nothing but a blend of online as well as offline tools। जैसा कि सर ने भी डिफरेंट मोड्स बताए, उसी को मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल लैंग्वेज में और ऐसे रखूंगी कि आपको समझ में भी आ जाए और आप उसका यूज भी कर पाए। तो सर ने भी अलग अलग मोड्स बताए, उसको मैं बेसिकली दो मोड्स में क्लासिफाई करूंगी। वन इज सिंक्रोनस लर्निंग, अनदर इज असिंक्रोनस लर्निंग। जैसा कि अभी हम और आप एक लाइव सेशन में बैठे हुए हैं, तो ये लाइव सेशन का एक स्टिपुलेटेड फिक्स टाइम है। हमें पता था कि हमें 10:30 बजे आना है, ये 10:30 बजे का एक सेशन है, या 11 बजे का, वट एवर। सो वेन वी टॉक अबाउट दिस टाइमिंग विच इज फिक्स्ड, जहां पर स्टूडेंट को और टीचर्स को एक छत के नीचे आके वर्चुअली मिलना है, दिस बिकम्स सिंक्रोनस लर्निंग, जहां पर ये चीज प्लान्ड है। और एक दूसरा मोड है कि जब ये सेशन, हमारा लाइव सेशन खत्म होगा और इसको हम फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, फिर इसको कोई भी कभी भी सुन पा रहा है आज के क्लास को, तो देन इट विल बिकम असिंक्रोनस लर्निंग। लर्निंग तो है बट इट विल बिकम असिंक्रोनस लर्निंग। सो अब जब हम ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं, इसमें दोनों मोड में काम होता है, दोनों के अपने फायदे नुकसान है। सिंक्रोनस लर्निंग में ये होता है कि टीचर और बच्चे एक साथ में बैठे हुए हैं, तो अगर बच्चों को कोई डाउट है दिमाग में, या कोई दुविधा है, या उनका कोई ओपिनियन है जो शायद गलत है या सही है, उनको रेक्टिफाई करना है कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सही है, तो दे कैन डू इट बिकॉज इट इज अ मोड ऑफ सिंक्रोनस लर्निंग। Whereas in case of asynchronous, आपको टीचर की बात सुनने का मौका मिलेगा, आपको दूसरे बच्चों ने जो कहा वो भी सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन जो आपके अपने थॉट्स हैं, यू कैन नॉट पुट इट अप फर्दर बिकॉज देयर इज नो वन टू जज यू वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। बट उस असिंक्रोनस का फायदा भी है, वो ये कि मान लीजिए आज के क्लास में आप एब्सेंट थे, बट वो रिकॉर्डेड क्लास अगर आपके सामने है, सो at least you can go through that content and you can frame your mind, and next day when you meet your teacher you can ask question. You still have viability of learning, so learning is not being stopped. So that is the beauty of asynchronous learning as well. So blended learning is a blend of different tools. अब जब हम YouTube की बात करते हैं, YouTube में हमें कोई भी टॉपिक अगर हम सर्च करते हैं, जो भी मटेरियल हमारे पास आ रहा है, मान लीजिए मैंने फोटोसिंथेसिस आज पढ़ाना है एज टीचर, एंड आई नीड टू सी इसको और बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ाया है बाकी टीचर्स ने, उसमें कौन सी क्रिएटिविटी डाली है। सो I'll scroll down different videos and I'll find out some good activities for my class. So that will be a asynchronous learning for me, जो मैंने अपने फ्री टाइम में बैठ के कर लिया।
आज हमारे जैसे प्रोफेशनल जब अलग अलग कोर्सेज करते हैं जहां पर हम नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ असिंक्रोनस लर्निंग वी कैन ऑलवेज डू दैट. जैसे आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ ब्लेंडेड लर्निंग एक्सपर्ट. आई डिड दिस कोर्स फ्रॉम कोर्सेरा and Madhuban educational books allowed me to do that. So when I did this course from Coursera, अब मेरे पास प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हैं, I have listened to them, I have done my assignment and they gave me feedback. So that is how I was connected and I understood the whole concept and I'm able to teach it to others also. Otherwise this was not easy for me. अगर मुझे लेक्चर के लिए जाना पड़ता, प्रोफेसर से बात करनी पड़ती, तो मैं अपनी जॉब कब करती. सो हर चीज के अपने बेनिफिट्स हैं. सो ब्लेंडेड लर्निंग इज हियर टू स्टे, wherein we are blending different tools. आज पैंडेमिक है, तब हम वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं मजबूरी में. लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एक बार ये पैंडेमिक खत्म होगा, हम सिर्फ फेस टू फेस क्लासेस रन करेंगे, क्योंकि वो जो नॉर्मलसी है उसको हमने बहुत मिस किया है. जिस टाइम पे जो चीज मिस्ड होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. बट व्हेन वी विल गेट बैक टू नॉर्मलसी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मे बी इन कपल ऑफ मंथ्स और लेट्स से 3 or 4 months, then also we need to understand one thing, that these technology tools are nothing but aids to us. हम बच्चों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि मान लीजिए कल अगर मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, आज एज टीचर आई कैन शेयर अक्रॉस सम कंटेंट, सम डिजिटल कंटेंट टू माय स्टूडेंट्स व्हिच दे हैव टू जस्ट सी एंड कम प्रिपेयर्ड. उनकी कोई क्विज नहीं ली जाएगी, बट when they will read through or when they will view through, they will have some other mindsets to that particular topic, which is photosynthesis, कि पेड़ अपना खाना बनाते कैसे हैं. So जब next day मैं एक warm up question पूछूंगी या कुछ भी एक statement दूंगी, so they will be ready to apply their brains, their mind will be functioning. तो उस समय उनके दिमाग में इस पूरे प्रोसेस को इन्फ्यूज करना मेरे लिए इजी होगा, जहां पर वो एक रीड करके आए हैं या एक विजुअलाइज करके आए हैं. So that will be handy for me as teachers later on also. So that is why I'm saying again and again that blended learning is here to stay. And it's not only me who is saying so, it's the national education policy also, which is highlighting the fact that blended learning is the need of the hour. उसी एनईपी में ब्लेंडेड लर्निंग के साथ पीयर लर्निंग को भी कहा गया है. अब वो पीयर लर्निंग कराई कैसे जाए? आज डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे मधुबन का भी एक टूल है. आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनीथिंग बट टू लेट यू नो दैट देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल. मधुबन के पास भी है. देयर आर डिफरेंट अदर पब्लिशर्स हु आर आल्सो ऑफरिंग द सेम थिंग, जिसमें आप बच्चों को कई चीजें एक माध्यम से भेज सकते हैं. जैसे मैंने बच्चों को ब्रेकआउट रूम्स में डाल दिया ड्यूरिंग द क्लास कि ये 5 बच्चों का एक ग्रुप है, इस ग्रुप को ये एक्टिविटी करनी है एंड देन दे नीड टू लेट मी नो द आउटकम. मान लीजिए मैं उनको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ बड़े क्लास में, और मैंने उनको बोला टेल मी हाउ मच टाइम द एंट स्लीप्स फॉर, एक चींटी कितनी देर के लिए सोती है. सो इन ब्रेकआउट रूम दे विल बी डिस्कसिंग amongst each other, they will be able to visualize certain videos. वो कुछ भी करें, they need to give me the answer. So ऐसे मैं छोटे छोटे breakout rooms बना दूंगी wherein children will be engaged and the entire class will be divided in 4 to 5 groups and these 4 to 5 groups will be presenting it to others. अब वहां पर जो गलतियां होंगी वो teachers rectify करेगा. So इसमें benefit क्या हो रहा है teacher का? That students have taken charge and teachers are acting as facilitators. सारा काम teachers नहीं कर रहे, सारा काम बच्चे कर रहे हैं और teacher सिर्फ judge कर रहा है कहां पर गलती हो रही है. So over a period of time, what will happen? Every child will get opportunity to interact, to express themselves. So ये blended learning के फायदे हैं that they will become confident speakers, they will work with people, they will work through people. So that is how the holistic development will take place. So everything is very much linked with each other. You name it, be it blended learning, be it WAC approach, be it following different tools, हर चीज का कहीं ना कहीं sync होता है. तो blended learning is something which is here to stay. So आज अगर आप इसके साथ अभी comfortable नहीं हैं, for whatever reason, you need to understand the hard fact that it is here to stay. और नई शिक्षा नीति ने भी बोला है, तो इसका स्कोप ह्यूमंगस है और हमको इसमें अपने आप को ढालना है. वेल सेड मैम. और मैं ये भी कहूंगा कि जैसे आपने बताया कि भाई अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल चीजें आ रही हैं. और मैं ये देख रहा था कि अभी हाल ही में मैं स्टडी कर रहा था कि यूज ऑफ जूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है. अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ पीपल्स आर यूजिंग दिस जूम एप्लीकेशन. अभी इस दौरान, हमारे पेंडेमिक के दौरान लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया. इनफैक्ट स्कूल एजुकेशन में बहुत सारे स्कूल्स, मोर देन 80% स्कूल्स ऐसे थे हमारे पास जिन्होंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आज के इस पेंडेमिक के टाइम पे वो इसको सीखने में और करने के लिए और यूज करने के लिए मजबूर हो गए. तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ किसी एक चीज का प्रमोशन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्कूल में
जो अगर देखा जाए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। एक टाइम ऐसा था जब हम लोग वो कीपैड वाले मोबाइल यूज करते थे, एंड व्हेन वी वर यूजिंग दैट कीपैड वाला जी मोबाइल तो सबको अच्छा लगता कि अगर किसी से पूछे कि हाँ साहब आपको अगर कोई ऐसा मोबाइल दे दिया जाए जिसमें कीपैड ना हो, तो लोग कहते नहीं नहीं हम तो अभी इसमें सेटिस्फाइड है, हमें जरूरत नहीं है। और उसी टाइम पे पैरेलल में एक ऐसा सिस्टम भी जो था वर्क कर रहा था, जो ये प्लान कर रहा था कि साहब जहां पर अगर ब्लैकबेरी ये सोच रहा था कि वी आर हैविंग मैक्सिमम क्वालिटी कीपैड, वहीं पर एक बंदा ये भी रिसर्च कर रहा था कि वी आर कमिंग विद ए मोबाइल विदाउट एनी कीपैड, कोई कीपैड है ही नहीं उसमें। और आज की जी तारीख में क्या हुआ, एक्सेप्टेंस किसका है कि विदाउट कीपैड वाले मोबाइल का। तो अभी जब होता क्या है कि जब हमारे एजुकेशन सिस्टम हम उन्हीं चीजों को देख रहे होते हैं, पैरेलल में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो एयरटेक स्टार्टअप्स होते हैं, जो बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो इस फील्ड में अपने चीज को लगा करके वर्क करती रहती है, बहुत सारे रिसर्च करती रहती हैं, एजुकेशनल टूल्स बहुत सारे डेवलप करते रहते हैं, टेस्ट के प्लेटफॉर्म वो डेवलप करते रहते हैं। तो उनका भी एक्सेप्टेंस स्कूल्स में होना चाहिए। उनको हमको मतलब ब्लंटली नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं ये हमें जरूरत नहीं, हम तो जैसे थे वैसे कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव किया है, बहुत सारे इंजीनियर्स बहुत सारे टेक्निकल लोग उनके साथ लगे होंगे, और वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन में इनपुट देने की कोशिश करते हैं। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग एक सभी के लिए एक मॉडल है, स्कूल के लिए भी है और उन कंपनीज के लिए भी है, लेकिन एक मिडवे सबका निकलता है, और उसमें से जो बेटर चीजें होती हैं वो स्कूल्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी इसको एडमिट करना चाहिए कि हाँ ये अच्छी चीज है, हम उनसे परचेज करें या ना करें। जैसे हम यूट्यूब में करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको पेड होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको पेड होते हैं अकेडमी पे, यूडेमी पे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो अनपेड भी होती हैं, आप उसको यूज करिए, तो वो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। पेंडेमिक ने बहुत सारे ऑप्शंस को ओपन भी किया हुआ है। स्कूल्स बेसिकली अगर देखा जाए तो पेंडेमिक से पहले और पेंडेमिक के बाद मुझे लगता है कि एक मेजर चेंज स्कूल एजुकेशन में या एजुकेशन सेक्टर में आने वाला है। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगी कि स्कूल एजुकेशन में, K-12 एजुकेशन में आप ये कहेंगे कि उसमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए एजुकेटर्स को कि पोस्ट पेंडेमिक कुछ जो चेंजेस हमको दिख रहे हैं उसको हम और अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट कर पाए? So a very, very good question, sir, you have asked me. So when we talk about how and what we can do post pandemic, so one thing I want to assure here is that technology is here to stay. So we need to embrace the change in a very timely fashion, because we need to work with time. We need to understand that now is the time to empower the learners, not just through style but also through process. आई एम श्योर दिस राइड इज नॉट वेरी इजी फॉर टीचर्स, क्योंकि उनका अपना एक पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा, एक पैटर्न रहा है, और अब जो डिमांड है टाइम की, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ब्लेंडेड लर्निंग भी करानी है, आपको पीयर ट्यूटरिंग भी करानी है, आपको बच्चों को 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स भी डेवलप करानी है. सो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी टास्क फॉर टीचर्स टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स. So for that, what's going to happen, that teachers will undergo different hours of training, extensive training sessions as per new education policy. So they will understand how to cater to varied student needs. अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं तो उसमें कितने विजुअल लर्नर्स हैं, कितने ऑडिटरी लर्नर्स हैं और कितने किनेस्थेटिक लर्नर्स हैं जो चीजों को करके समझते हैं. तो ये कैटेगराइज करना मेरे लिए आज जरूरी हो गया है. उससे भी ज्यादा जरूरी कि मेरे टॉपिक पे कमांड कितना है, मेरी नॉलेज कितनी है. मेरी नॉलेज चाहे वास्ट हो, बट अगर मैं उसको ठीक से इन्फ्यूज ना करा पाऊं बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन आई विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई विद माई प्रोफेशन. एंड टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन. And at times it becomes very critical. I know teachers are also humans, so I understand the problem, the pains they are facing, but one thing I can assure, that if they would frame their mind that change is the only inevitable thing in life and they need to embrace change, then the whole world will turn out to be best for all of us. It's very well said by the father of nation, Mahatma Gandhi ji, be the change you want to see in the world. सो आप जो देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन में, आप उस चेंज को खुद अडॉप्ट कीजिए. सो इसको बस मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से, एक बहुत ही सुंदर कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, उसके माध्यम से समाप्त करूंगी इस प्रश्न को. कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस बनता है, चढ़कर गिरना गिरकर उठना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। वेल सेड मैम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं इसके साथ एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि कोशिश सिर्फ एजुकेशन सिस्टम या एडुकेटर्स ही करें या सिर्फ स्कूल करे, ऐसा भी नहीं होता है मैम। मुझे लगता है कि टीचर्स को भी कहीं ना कहीं, जो कि टीचर्स ऐसी कड़ी हैं जो एक्चुअली अगर चाहेंगे तो जो हमारा आने वाला टाइम है एजुकेशन का, वो बहुत कुछ बदल सकता है। तो एक चीज जो मैंने देखा है, वो अभी पेंडेमिक के टाइम पे तो पोजीशन दूसरी थी, लेकिन अगर वैसे भी देखें तो टीचर्स अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में नहीं इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वंस दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन देमसेल्फ, जब अपने ऊपर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन फ्री के भी होते हैं, कुछ पेड होते हैं, लेकिन उसको भी कई बार वो टाइम का क्लैश होने की वजह से या किन्हीं कारणों से स्किप कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। तो अगर वो ये लर्निंग वो अडॉप्ट कर लेंगे, पेड अनपेड दैट डिपेंड, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो वो अगर अपना वो अपग्रेडेशन टीचर्स ने करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं चीजें चेंज होने वाली हैं, टीचर्स के लिए भी, एजुकेशन सिस्टम के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सो कल्पना मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत सारी चीजें मैंने आपसे अभी सीखी कि हाँ, आप लोग कैसे एक लेवल पे जाकर के अलग अलग तरीके से चीजों को सोच रहे हैं और देख रहे हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट संडे को फिर मिलते हैं 11:30 बजे संडे को। वेलकम हियर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।